हेलो बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री में हमने एड्जॉर्प्शन क्या होता है, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, उसके बाद में हमने वहां पे डिफरेंस पढ़ लिया था, टाइप्स पढ़ लिया था। इन सब चीजों की बातें हमने सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 1 में कर ली थी। अब हम चलते हैं आगे एंजाइम्स की ओर कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो देखिए, हमने वहां पे कैटलिस्ट भी पढ़ा था, याद आ रहा है? फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने कैटलिस्ट भी पढ़ा था। अब देखिए, एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है ह्यूमन बॉडी में? एंजाइम्स की। अगर मुझे खाना पचाना है तो मुझे एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो हमारे लिए देर आर सेवरल रिएक्शन ऑकर्स इन ह्यूमन बॉडी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। और जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है वो कैटलाइज होती है एंजाइम के थ्रू। इसलिए हमें एंजाइम को पढ़ना जरूरी है। और एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब ये कैटलिस्ट भी है। तो हमने वहां पे कैटलिस्ट के भी टाइप पढ़े थे। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट, दैट इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में एग्जाम्पल्स में अपने बचपन से बहुत ज्यादा पढ़ रखे हैं ना। अगर मुझे ये करना हो, मिल्क को उसमें चेंज करना हो, कर्ड में चेंज करना हो, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? छोटे छोटे बहुत सारी चीजें अपन ने यहाँ पे देख रखी है। तो देखिए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अगर मुझे केन शुगर को चेंज करना है ग्लूकोज इन फ्रक्टोज में, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर किसकी प्रेजेंस में होता है? इन्वर्टेज नामक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो अगर ये मुझे ग्लूकोज इन फ्रक्टोज में केन शुगर को ब्रेक डाउन करना है तो किसकी हेल्प से होगा? वो मेरा काम होगा इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से। अगर मुझे ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में चेंज करना हो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल या रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है आपकी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। अगर मुझे इथाइल अल्कोहल बनाना है तो मैं जाइमिन्स एंजाइम का यहाँ पे यूज करूंगी। किसका उपयोग करूंगी? यहाँ पे किसका हेल्प लूंगी? जाइमिन्स एंजाइम का मैं यहाँ पे यूज करूंगी। ये इसे इथाइल अल्कोहल एंड सीओ में चेंज कर देता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास में। एग्जाम्पल्स की अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मुझे अमोनिया का डिकम्पोजिश करना हो, किसमें? अमोनिया एंड CO2 में, तो यहाँ पे एक एंजाइम का यूज होता है यूरिएज। याद रखें। क्या? अगर मुझे यूरिया का डिकम्पोजिशन करना है, अब जैसे आपकी बॉडी में डिकम्पोज होता है ना यूरिया अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पे मेरे पास में किसकी जरूरत पड़ेगी? यूरिएज की जरूरत पड़ेगी। यूरिएज मतलब एंजाइम में, बायोलॉजिकल एंजाइम में हमारे पास में एज वर्ड यूज हो रहा है। आप इस चीज को ध्यान रखें। अगर जैसे कि मुझे मिल्क को कर्ड में चेंज करना है तो यहाँ पे किसकी हेल्प लगती है? लैक्टिक बेसिलाई की हेल्प से हम इसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, बचपन से पढ़ रखा है। अब दूसरी चीजें की हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स की। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात करूं तो पहला देखो, इफिशियंसी। दे आर हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट। दे आर हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट। दे इंक्रीजेस रेट बाय 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 30 टाइम। यार मतलब इतनी ज्यादा रेट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में लिखा हुआ भी है कि अगर हमारी बॉडी में एंजाइम ना हो, ठीक है ना, तो खाना पचाने के लिए हमें कम से कम 50 ईयर्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 50 ईयर्स लगेंगे। तो सोचो कि अगर आपके बॉडी में एंजाइम्स नहीं हो तो आप खाना पचा ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो इनकी इफिशियंसी इतनी ज्यादा होती है कि ये क्या कर देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को 10 की पावर 8 से 10 की पावर 30 टाइम तक इंक्रीज कर देते हैं। स्पेसिफिसिटी की अगर मैं बात करूं तो ईच एंजाइम कैटलिस्ट ओनली वन केमिकल रिएक्शन, मतलब हर एक रिएक्शन के लिए ये स्पेसिफाई होते हैं। अगर आपको कैन शुगर को कन्वर्ट करना है तो आप इन्वर्टेज ही यूज करोगे, जाइमिस का यूज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करना है तो आप वहां पे जाइमेज यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी में सेकेंड पॉइंट इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि भाई ये एंजाइम्स क्या करते हैं? आपके एंजाइम स्पेसिफाई होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन के लिए ये स्पेसिफाई होते हैं, ये दूसरे केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है। एंजाइम आपने कहीं ना कहीं बचपन से देखे होंगे। नेक्स्ट आपका इसका प्रॉपर्टी है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच पर ही काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ऑप्टिमम
टेम्परेचर मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे कि आपकी बॉडी टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस, अगर आपको याद हो तो हमारी ब्लड का जो पीएच होता है वो भी कितना होता है 7.4 होता है। तो एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन हैव मैक्सिमम रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल ह्यूमन बॉडी, जिसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल ह्यूमन बॉडी आपको पता है, और पीएच कितना चाहिए 7.4 चाहिए। अब इसकी एक बहुत ही खूबसूरत मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट की मैं अगर बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक, यहाँ पे देखिए ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है आपका। तो एक स्पेशल, जैसे कि आपके पास में एक लॉक के लिए एक स्पेशल की होती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे एक एंजाइम के लिए एक स्पेशल सबस्ट्रेट होता है। अगर कोई दूसरा सबस्ट्रेट यहाँ पे आके रिएक्शन करेगा तो वो उसमें फिट नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि एंजाइम लिया है, इस एंजाइम में सबस्ट्रेट, तो अगर ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, रिएक्शन करता है, तो ये जो आपका खांचा बना हुआ, इस खांचे में ये फिट होना चाहिए। मतलब ये जो बोल सकते हो कि ये लॉक की तरह काम कर रहा है, और जो सबस्ट्रेट है वो आपका किस तरह काम कर रहा है, की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये एंजाइम जो है आपका, वो तो क्या है, कैटलिस्ट है, तो ये हमारे पास में एज ए आपका रीजनरेट वापस वैसा का वैसा ही रह जाता है और आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो सबस्ट्रेट है वो क्या हो सकते हैं, इसको देखो, देयर आर एक्टिव creator is the surface of enzyme particle. These cavities are of characteristic shape and possess active groups such as NH2, COOH, SH, OH, etc. The molecules of the reactant, the substrate which have complementary shape fit, and these cavity like a key fit like a लॉक, वही जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये एक लॉक एंड की मॉडल की तरह काम होता है। मतलब जो सबस्ट्रेट होता है आपका, जिसपे जैसे कि हम रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन में क्या होता है हमारा रिएक्टेंट में मतलब सबस्ट्रेट होता है और एक रिएक्टेंट होता है। तो वो जो जिसपे आपका एक्शन हो रहा है, जैसे ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज आपका क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। तो जैसे कि स्पेसिफाई बोला मैंने कि ये एक स्पेशल होता है, स्पेसिफाई होता है, एक रिएक्शन के लिए एक ही कैटलिस्ट या एक ही एंजाइम का यूज हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका ग्लूकोज से आपको इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो आपने जाइमेज ही यूज करना है। तो उसका रीजन समझ में आया कि इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि अगर ये उसमें फिट नहीं बैठ पाता है तो वो उसके साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा और आपको जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो नहीं दे पाएगा। तो इसका एक मैकेनिज्म है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म भी बोलते हैं। याद रहेगा, बहुत आसान है, लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये एंजाइम का आपके पास में क्या आ गया था, पूरा एक प्रोसेस, छोटा सा है एंजाइम। आप एक बार एनसीईआरटी से भी रीड करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट हमारा चलते हैं कोलाइड्स की ओर। किसकी तरफ चलेंगे, हम कोलाइड्स की ओर चलेंगे। कोलाइड्स क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक आपका सस्पेंशन होता है, एक आपका कोलाइड्स होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं और कोलाइड्स क्या होते हैं, इनको ध्यान से सुनना है ना। अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे पास में मैंने पानी में नमक मिला दिया, क्या कर दिया, पानी में नमक मिला दिया, तो आपके पास में पानी में नमक मिलने के बाद आप देखोगे ना कि इतने अच्छे से वो मिल जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि नमक कहाँ है, पानी कहाँ है, ठीक है ना। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। ये होते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आ गई। आपने यहाँ पे जो आपका जो साइज होता है 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपने इसमें जो नमक मिलाया है उसका साइज क्या होगा। मतलब जो भी आप मिलाओगे यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मिलाया जाता है उसका साइज क्या होता है, 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होता है, जैसे NaCl का सॉल्यूशन। दूसरा होता है आपका सस्पेंशन, जैसे कि अपन ने पानी में रेत मिला दी, क्या कर दी, पानी में रेत मिला दी, तो ये क्या हो रहा है, आपका घुलेगा नहीं और आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो ये आपका क्या है, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, हेट्रोजेनस हो गया। सस्पेंशन के सॉल्यूशन तो बोल सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया, सेंड मिला दी पानी में। दूसरा, अगर आपने पानी में स्टार्च मिला दिया तो देखो, ना ही तो ये बिल्कुल अलग होगा और ना ही ये बिल्कुल घुलेगा। बात समझ रहे हो कि अगर आप कभी देखोगे, स्टार्च लेके आना और स्टार्च को आप क्या कर दोगे, पानी में मिला देना, तो आपको एक
जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइड्स बोलेंगे। तो कहानी ये है कि ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच की जो कैटेगरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलाइड्स बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आपसे कोई शेप पूछे तो यहाँ पे हमें ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में डिटेल नहीं, बस आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट देना था। मुझे यहाँ पे डिटेल में बात करनी है कोलाइड्स के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, कोलाइड्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो कोलाइड्स में अगर हम शेप बोलें तो यार इसका शेप जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। कितना होता है, जैसे कि अपने सॉल्यूशन में मैंने बोला कि 0.1 से 1 नैनोमीटर सॉल्यूशन होता है, तो 1 नैनोमीटर से 1000 क्या होता है आपका, कोलाइड्स, और 1000 से ऊपर क्या हो जाएगा आपका, सस्पेंशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि आपको शेप पूछ लिया जाता है कि इस शेप की कैटेगरी में जो भी आपका बन रहा है उसको आप क्या बोलोगे। तो ट्रू सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, फिर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक आप कोलाइड्स में आओगे। मोस्ट फेमस एग्जांपल स्टार्च सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस होगा ये, और आपका जो सस्पेंशन होगा उसमें 1000 से ऊपर आपके पार्टिकल का साइज होगा। ये आपके क्या है, पार्टिकल की साइज है जो आप उसमें मिक्स कर रहे हो ना वो, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब चलते हैं और आगे, कोलाइड्स को आगे बढ़ाते हैं अपन। जैसे कि आपके पास में आपने जैसे सॉल्यूशन बनाते हो ना, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और क्या यूज करते हो, सॉल्वेंट यूज करते हो। तो वैसे ही यहाँ पे हम, अब सॉल्यूशन नहीं है ये क्या है, कोलाइड्स है। तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी, जैसे कि आपने स्टार्च मिला दिया था पानी में, तो पानी में स्टार्च मिला दिया तो पानी है उसके लिए क्या कहलाएगा, स्टार्च उसके लिए क्या कहलाएगा, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कि जैसे कि आपने यहाँ पे वाटर लिया, ये जो है आपके पास में पानी था, है ना, तो पानी को हमने बोला डिस्पर्शन मीडियम, क्या बोला, डिस्पर्शन मीडियम। और जो आपने स्टार्च इसमें मिलाया है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर था, उसको हमने बोला है डिस्पर्स फेज, क्या बोला, डिस्पर्स फेज, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो dispersion represent on intermediate mixture between true solution and suspension. We know that इनका जो भी साइज होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। जो भी लिखा हुआ अपन इसको एक बार देख लेते हैं, स्टार्च है, स्टार्च वाटर है, तो सब्सटेंस, अब कोलाइड की डेफिनेशन क्या होगी, a substance is a substance is said to be in the colloid state if it acquire a particle size ranging between 1 nanometer से 1000 nanometer on treatment with a solvent। अगर आपसे कोई डेफिनेशन इसकी पूछता है तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली इसकी डेफिनेशन बता दोगे, क्या बोलोगे, a substance is said to be in the colloidal state if it acquires a particle size ranging between 1 nanometer to 1000 nanometer on treatment with a solvent, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल स्टेट बोलेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब मेरे पास में जैसे कि मैंने बताया कि एक होता है डिस्पर्शन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोलाइडल डिस्पर्शन, जैसे आप डिस्पर्स फेज को ट्रीट करोगे एज ए सॉल्यूट, क्या करोगे, डिस्पर्स फेज इज एनालॉगस टू सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, डिस्पर्शन मीडियम is analogous to solvent in ordinary solution, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। जैसे वो स्टार्च और पानी, तो स्टार्च आपका क्या हो गया था, डिस्पर्स फेज था, और जो पानी था वो आपका क्या हो गया, डिस्पर्शन मीडियम हो गया, ठीक है ना। तो दो, इट इज अ टू फेज सिस्टम, दो होता है आपका, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्शन मीडियम। पार्टिकल आर बीइंग डिस्पर्स्ड, द मीडियम इन विच डिस्पर्स फेज एग्जिस्ट, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आगे की जो स्लाइड में अब यहाँ पे जो लिखा है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। पहला चीज की कोलाइड से ये साइज वाइज पूछ लेंगे, किस के बीच में एग्जिस्ट करता है, किस टाइप का है, हेट्रोजिनस टाइप का है। अब लेकिन यहाँ पे जो पूछा जाता है ना बेटा, ये है कि अगर आपने कोलाइड्स बनाया है तो किसका कोलाइड बनाया है, उसको क्या नाम दिया गया है, ये पूछा जाता है। जैसे कि आपने डिस्पर्स फेज क्या ली, डिस्पर्शन मीडियम क्या लिया,
तो जो कोलाइड बना है उसका नाम क्या होगा, और एग्जाम्पल्स ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखें कि जब आपके पास में डिस्पर्स्ड फेज, ये है डिस्पर्स फेज, ये है डिस्पर्शन मीडियम, नेम ऑफ द कोलाइड सिस्टम और एग्जाम्पल्स में, है ना। तो अगर सबसे पहले हम देखें कि सॉलिड और सॉलिड ले लिया, दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि स्लाइड्स आपकी थोड़ी सी छोटी बन गई है, बट मैं बोलते भी जा रही हूँ तो आप इसको रिकॉल करते रहेंगे कि क्या है। मैं एकदम लाइन टू लाइन इसीलिए रीड कर रही हूँ ना। सॉलिड और सॉलिड मतलब जब डिस्पर्स फेज सॉलिड, जब डिस्पर्शन फेज भी सॉलिड होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक सॉलिड सॉल मिलेगा, जैसे रूबी ग्लास। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, रूबी ग्लास हो जाएगा। जब अपने डिस्पर्स फेज सॉलिड होगी, डिस्पर्शन मीडियम आपका लिक्विड होगा, तो जो सिस्टम आएगा आपका कोलाइडल उसे हम बोलेंगे सॉल। क्या बोलेंगे, सॉल। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेंट। फिर अगर आपके पास में डिस्पर्स फेज सॉलिड है, आपके पास में यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम गैस है, एक मिनट बच्चे, है ना, एक सेकेंड रुकना, हम पगले हैं जो अपन ने स्लाइड शो नहीं करी थी, भूल गई थी कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम कर रही हूँ, तभी मैं सोचू इतना छोटा कैसे दिख रहा है। सॉरी यार, इतनी देर तक आपको आंखें गड़ा गड़ा के देखना पड़ा होगा ना, कोई बात नहीं। अब देखो जरा, ये हो गया था, ये भी हो गया था अपना। हम कहाँ पे चल रहे थे, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम पे चल रहे थे। फर्क पड़ा थोड़ा, हाँ फर्क तो पड़ा है। चलो देखते हैं ना। तो हम समझ रहे थे कि सॉलिड और सॉलिड है तो क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्व बोलेंगे, रूबी ग्लास। अगर मेरे पास में सॉलिड और लिक्विड है तो क्या बोलेंगे, सॉल्व बोलेंगे, पेंट्स एग्जांपल आ गया। अगर हमारे पास में सॉलिड, डिस्पर्स फेज और आपका डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो एरोसॉल बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछते हैं, एरोसॉल क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या रहेगी एरोसोल में, तो क्या रहेगा आपका डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है, डिस्पर्शन फेज अगर गैस है, सॉरी डिस्पर्शन मीडियम अगर गैस है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको ये चीजें बहुत याद रखनी पड़ेगी। डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम अगर गैस है तो क्या बोलेंगे, एरोसोल। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, स्मोक, तो पूछा जा सकता है स्मोक इज एग्जांपल ऑफ एरोसोल। ठीक है ना, जैसे रूबी ग्लॉस इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल, इस तरह से पूछते हैं। फिर कभी कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्पर्शन मीडियम इन पेंट्स, तो आप क्या बोलोगे, लिक्विड। बात समझ में आ रही, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से कर लेना इसको, है ना भाई, बाद में मत बोलना कि ये छूट गया था हमारा। उसके बाद में अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है तो जेल बोलेंगे, जैसे अपने जेल खाते ही है ना, जेलीज। अगर आपके पास में डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है तो इमल्सन बनता है, मिल्क। याद रखें, मिल्क। ठीक है, क्या बोलोगे, मिल्क, याद रखना। अगर आपके पास में लिक्विड डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो अगेन क्या बोल देंगे, एरोसोल। ठीक है, तो एरोसोल के आपके पास में दो एग्जांपल है, सॉलिड गैस में एरोसोल, लिक्विड गैस में भी क्या हो जाएगा आपका, एरोसोल बनेगा। और इसका एग्जांपल क्या होगा, एरोसोल का फॉग हो जाएगा। ठीक है ना, गैस मिल रहा है तो मतलब एरोसोल, एरोसोल तो आएगा। लेकिन अगर सॉलिड में गैस मिल रही तो भी एरोसोल, अगर लिक्विड में गैस मिल रही तो भी एरोसोल। याद हो गया। तो उसके लिए आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब सॉलिड और गैस मिलेंगे तो स्मोक, और जब आपके पास में लिक्विड एंड गैस मिलेंगे तो फोग। जब आपके पास में गैस में सॉलिड मिलेगा तो आप ऐसे याद रख लें कि डिस्पर्स फेस इधर है और डिस्पर्शन मीडियम इधर है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, गैस सॉलिड, सॉलिड फॉर्म, जैसे याद रख सकते हो, गैस सॉलिड, सॉलिड फॉर्म, ये आपका प्यूमिक स्टोन हो जाता है। फिर गैस लिक्विड फॉर्म, गैस लिक्विड फॉर्म, जैसे अपन झाग देखते हैं ना उधर से, या फिर आप जैसे कि घर पे देखा होगा, या फिर पुराने जमाने में वो मट्ठा बनाते थे, है ना, मक्खन निकालते थे, तो उस टाइप का जो आप कहते हैं क्रीम निकलता था, तो गैस लिक्विड। तो जब आप ऐसे घुमाते हो तो ऐसे झाग झाग आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो फ्रोथ बन जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्हिप्ड क्रीम। तो ये आपके एग्जाम्पल थे, डिस्पर्स फेज में कौन सा डिस्पर्शन मीडियम है तो क्या बनेगा, उसका क्या क्या नाम होगा। क्लियर हो गया क्या सबको, याद कर लो एक बार अच्छे से।
नेक्स्ट, अब देखो हमें इनका क्लासिफिकेशन करना है। एक तो आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो गया था। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच कौन सा इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या होगी हमारी, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्या होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है। और दूसरा है आपका बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज। किसके किसके basis पे, based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium and based on the type of particle of the dispersed phase। dispersed phase के जो particles हैं उनका size क्या है या उनका टाइप क्या है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे। तो अगर मैं नेचर की बात करूं, है ना, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है जैसे कि अपन इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक इस तरह की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे लायो का मतलब है लिक्विड, या हम बोल सकते हैं अगर वाटर है तो हाइड्रोफिलिक। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे वाटर से अगर कोई डरता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, लिक्विड लविंग हो जाएंगे। और जो आपके लायोफोबिक सॉल्ट्स हो जाएंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, लिक्विड हेटिंग जो है। ठीक है ना। तो एक होता है आपका लायोफिलिक सॉल्ट्स और एक होता है आपका लायोफोबिक सॉल्ट्स। क्लियर। उसके बाद में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द, तो ये आपके तीन टाइप के हो सकते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। अब वन बाय वन हम इन चीजों को देखते हैं जिसमें आपको इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। लायोफोबिक सॉल्ट्स एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स में डिफरेंस पूछा जाता है, तो पहले अपन उसको कवर करते हैं। उसके बाद में फिर अपन मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड मोलिकुलर की बात करेंगे। अब देखो, अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो लायोफिलिक सॉल्ट होता है, ध्यान से पढ़ना, देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम ऑन द बेसिस, सॉरी ऑन द बेसिस नहीं, अब मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि आप अगर लायोफिलिक सॉल्ट्स बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे। तो लायोफिलिक सॉल्ट ऐसे बनाओगे कि आपके पास में इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफी, देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छाछ या मट्ठा रख दो। क्या कर दो, छाछ या मट्ठा रख दो। थोड़ी देर में आप देखेंगे एक दो घंटे बाद में कि आपके पास में ऊपर वाटर आ गया है, पानी आ गया है ना। तो वो जो, अगर आप उसे मिला लोगे वापस से, शेक कर लोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, लायोफिलिक सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड लिविंग ही है। तो इस तरह से अगर आप शेक करते हो तो ऑन शेकिंग विद द डिस्पर्शन मीडियम दे डायरेक्टली फॉर्म द कोलाइड सॉल्ट। ठीक है ना, समझ में आ गया। इंट्रिंसिक कोलाइड दे आर इजी टू प्रिपेयर। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं लायोफोबिक की, तो देयर इज लो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इनके बीच में कोई एफिनिटी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। दिस सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड ओनली। हम इन्हें डायरेक्टली ऐसा नहीं कि मिला देंगे और बन जाएगा, ये नहीं बन पाएंगे, है ना। ठीक है ना। एक्सटेंसिंग कोलाइडे दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। ठीक है ना, काफी डिफिकल्ट होती है क्योंकि भैया इनको मिलाने के लिए क्या चाहिए होगा, कुछ प्रोसेस लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, लायोफोबिक है। लेकिन जो लायोफिलिक है उनको क्या कर लो, डायरेक्ट मिला के हिला दो, बन जाएंगे आपके। ठीक है। और भी इसके क्या है, डिफरेंस है, उनको देखते हैं। द सरफेस टेंशन of the soil is lower than that of the dispersion medium। क्या बोला मैंने, the surface tension of the soil is lower than that of the dispersion medium। लायोफोबिक सॉल के केस में the surface tension of the soil is the same as that of the dispersion medium। ठीक है। नेक्स्ट है द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल इज हायर देन दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है,
इसमें द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्ट इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। अगर लायोफिलिक सॉल्ट्स के एग्जांपल पूछे तो गम, स्टार्च, जिलेटिन, रबर, etc। इधर मेटल सल्फाइड, सॉल्ट मेटल, ठीक है, मेटल सल्फाइड हो सकते हैं, सॉल्ट मेटल्स, मेटल सॉल्ट्स, ये सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेजर डिफरेंस है आपके लायोफोबिक और लायोफिबिक में। अब बात करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड की। तो देखो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल जो कि आपके कोलाइड की रेंज के होते हैं, है ना। तो वो क्या कर सकते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बना सकते हैं। जैसे आपके पास में स्टार्च प्लस वाटर मिला है आपने, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल है जो इस रेंज में आते हैं। कोलाइड की रेंज क्या है, 1 से आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इसकी रेंज में आते हैं। अगर मैं उनको मिला देती हूँ तो ये इसके साथ में मिक्स करके क्या कर सकते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, सॉरी मैक्रोमोलिकुलर आ गया, मुझे प्रीवियस करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे आपके, मल्टी मॉलिक्यूलर सॉलिड बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है, दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स विच जनरली हैव डायमीटर इन कोलाइड रेंज। वही मैंने बोला कि अगर नियर बाय आपके कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि जिनकी रेंज क्या होती है, कोलाइड पार्टिकल की रेंज की जैसी होती है, तो वो स्टार्च और वाटर में के साथ में अगर अपन मिक्स कर देंगे तो एग्रीगेट हो जाएंगे, और एग्रीगेट होके क्या बना देंगे, आपका मल्टी मॉलिक्यूलर सॉलिड बना देंगे। इसीलिए बोला मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके बना रहे हैं ना। तो दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स विच जनरली हैव डायमीटर इन कोलाइड रेंज, जैसे सोल्स ऑफ गोल्ड, सल्फर, etc। तो यहाँ पे देखो डायग्रामेटिकली समझाया गया है कि फॉर्मिंग ए कोलाइड मल्टी मॉलिक्यूलर कैसे बनाओगे आप, है ना। तो आपके पास में स्टार्च प्लस वाटर लिया और एक ऐसा ये छोटे 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 पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल ले लिए हैं। ये जब मिल जाएंगे, मिलके एक क्या करेंगे, क्या बना लेंगे, कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो स्टार्च इज इंक्रीज्ड एंड इट कम्स इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर। तो कुछ नहीं है, बस मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या, ऐसे कोई एटम्स या मॉलिक्यूल जिनका शेप जो होता है वो कोलाइड की रेंज में होता है, डायमीटर होता है, वो आपस में मिलते हैं। मतलब होते उतना उस रेंज के लगभग होते हैं, तो फिर वो आपस में क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, मिलके आपका कोलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल। अब देखो मैक्रो से समझ में ही आ रहा है कि खुद ही अपने आप में, उसमें किसी की जरूरत ही नहीं है ना, एक अकेला यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल so large that they fall into a colloidal range, ठीक है, एक अकेला ही। तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं आपके, पॉलीमर्स लाइक रबर, नायलॉन, पॉलीथीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम, ये सब आपके किसके हैं, कोलाइड के एग्जांपल है। कोलाइड में कौन सा, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड के एग्जांपल है, ठीक है। दिस सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन अ सुटेबल लिक्विड डायरेक्टली फॉर्म द कोलाइड सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आई, कि जब हम इन्हें, इनको प्रोटीन को, इनको सबको क्या कर लेते हैं, एक सुटेबल लिक्विड में मिलाते हैं तो ये डायरेक्टली कोलाइड सॉल्यूशन बना देते हैं। इन अ मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड containing polymers, some polymeric species themselves form ions and hence can migrate it an electric field, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा अमीनो एसिड्स भी हो गए, ठीक है ना, उसमें कुछ ऐसा क्या होता है कि कुछ पॉलीमरिक स्पीसीज और ऐसे खुद ही अपना एक आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट करते हैं। क्लियर। अब देखो, एक क्या था आपका मल्टी, एक हो गया मैक्रो, और एक क्या है आपका एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। अब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के सर्टेन सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन अ मीडियम एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हम इन्हें क्या करते हैं कि डिसॉल्व करते हैं लो कंसंट्रेशन पर, तो वो एक आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एट हायर कंसंट्रेशन exhibit colloid state property due to the formation of aggregated particle are called associated colloid। समझ में आ गई बात, बहुत आसान सा था, कुछ नहीं है, एक डेफिनेशन है। आगे बढ़े। अब देखो
Most common associated colloids are formed by soaps and detergent. Most common associated colloids are formed by soap and detergent, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइसिली बोलते हैं। ठीक है ना, 10th की क्लास में हमने पढ़ा है ये। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एसोसिएटेड कोलाइड्स का ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन associated colloids are formed by soaps and detergent. Micelle formation takes place above a, अब इसके लिए जैसे कि आपके पास में अपन ने देखा कि अब इसका एग्जाम्पल है एक पर्टिकुलर अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, है ना। आप ये मत सोचना कि इनकम्प्लीट है। अब मैं इसको समझाती हूँ कि जैसे कि आपको क्या करना है कि आपने घर पे देखा डिटर्जेंट मिलाया पानी में, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो अपने आप माइसेली बना लेगा, अपने आप झाग बना लेगा, नहीं होगा ना ऐसा। हमको क्या करना पड़ता है, उसे हिलाना पड़ता है। हिलाना पड़ता है मतलब उसे एनर्जी देनी पड़ती है ना। तो एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसे हम क्रिटिकल माइसेली कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने एक बाल्टी पानी ले लिया और उसमें एक छोटा सा इतना सा आधी चम्मच डिटर्जेंट मिला दिया, कुछ भी नहीं होने वाला, झाग नहीं बनने वाला है। तो जो माइसेली बनती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनती है। और ये जो माइसेली बन रही है ये किसका एग्जांपल है, आपका एसोसिएटेड कोलाइड्स का, है ना। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल माइसेली कंसंट्रेशन, सीएमसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 10th क्लास में आपने पढ़ा था। सुन देखो, एक आपका हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है, टेल होता है, उसमें एक हेड होता है, फिर वो ऑयल के पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्या याद आ रहा है क्या, थोड़ा बहुत आया क्या याद? जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे इस तरह से एक हाइड्रोकार्बन की चेन हुआ करती थी, यहाँ पे COO माइनस Na पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये क्या है, इस पे हेड पार्ट है इसका, ये इसका टेल पार्ट है। ठीक है ना, तो ऑयल ये आया आपका। तो ये इसको क्या कर लेते कि जब जैसे कि अपन कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोते हैं तो जनरली क्या करते हैं कि हम कैसे कपड़े क्लीन हो जाते हैं, तो उस कपड़े को क्लीन करने के लिए अपन क्या करते हैं, पानी डालते हैं, सर्फ डालते हैं, साबुन लगाते हैं, है ना। तो उसमें होता क्या है कि थोड़ी देर अपन उसको भिगो के रखते हैं। तो भिगो के रखेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी डेड पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ से इस जैसे यहाँ पे ऐसे घिर जाते हैं, ये इस तरीके से। तो यही क्या होता है आपका माइसेली बनाना। ठीक है ना, ये इसका हेड पार्ट होता है, ये इसका टेल पार्ट होता है। तो ये हेड पार्ट से, क्योंकि इसमें आयंस है, तो ये इसका हेड पार्ट इस तरह से इसको घेर लेता है। और जब आप पानी से उसको झकोलते हो तो जो आपकी गंदगी होती है वो पानी के साथ बाहर निकल जाती है। इसी को तो बोलते हैं कपड़े धोना अच्छे से। धोए कि नहीं धोए कपड़े, समझ में आ गया? तो कुल मिला के क्या है यहाँ पे कि आपके पास में क्लॉथ को किस तरह से क्लीन करना होता है, उसके लिए माइसेली बन के वो हेल्प करती है आपके कपड़ों को क्लीन करने में, है ना। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स। कोलाइडल सॉल्ट्स को कैसे बनाया जाता है, तो पहली मेथड है हमारे पास में इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब बड़े वाले पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकली तोड़ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इस प्रोसेस का नाम है, क्या नाम है, बर्डेस आर्क मेथड। आर्क मेथड मतलब यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक है ना, इस मेथड को कैसे कराया जाता है अभी बताऊंगी। द मेथड इज एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक है ना, तो इसी का क्यों यूज किया जाता है, पर्पस क्या है यहाँ पे, सॉरी, तो इस मेथड का ही क्यों यूज किया जाता है इन गोल्ड और सिल्वर और इनके लिए, इनके सॉल्ट्स बनाने के लिए, तो देखिए इसका रीजन क्या है। अब इसको जरा समझते हैं डायग्रामेटिकली अपन, है ना, कि क्या होता है एग्जैक्टली, किस तरह से इसका सेटअप होता है। पूरा सेटअप देखते हैं अपन, नेक्स्ट प्लीज। ये आपका पूरा सेटअप है इस बर्डेस आर्क मेथड में। आपके पास में ये जो टैंक दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ना, इसमें आइस भरी हुई होती है। क्या भरी हुई होती है, आइस भरी रहती है।
अंदर का जो आपको एक और टैंक दिखाई दे रहा है उसमें वाटर भरा हुआ रहता है। अब जिसका सॉल बनाना है, गोल्ड का सॉल बनाना है तो एक गोल्ड के इलेक्ट्रोड, अगर सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर के इलेक्ट्रोड, मतलब आपको जिसका बनाना है आप उसका यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेंगे भी। ठीक है, तो होता है क्या है, फिर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी, मेटल इलेक्ट्रोड ले लिए, फिर हम इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास में सिल्वर की या जो भी आपने मेटल ली उसकी वेपर बनने लगती है। और वो जो वेपर अगर ठंडी ना हो तो वेपर तो बन के उड़ जाएगी। हमें चाहिए क्या था, उनका सॉल्व चाहिए था। तो कूलिंग के लिए हमने यहाँ पे आइस दे रखी है ताकि सडन कूलिंग हो जाए और आपको सॉल्व मिल जाए। ठीक है ना, ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है इसमें। और जैसे ही यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हो, यहाँ से आर्क निकलती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बर्डेक्स आर्क मेथड। द मेथड इन्वॉल्व पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर्क थ्रू इलेक्ट्रोड mode of desired metal. The metal is suspended in a through of a water kept cooled by the surrounding ice. Due to the intense heat of the arc, the metal change into vapor which condense to form the colloidal particles. और इसको condense करने के लिए यहाँ पे हमने क्या करा है, आइस का यूज किया है। तो द apparatus consist of metal electrode dipped into the cold bath. समझ में आ गया, कोल्ड बाथ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से नहला दिया उसको। तो एक गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का सॉल आपको अगर मिलाना है तो आप इस बर्डेक्स आर्क मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट स्लाइड आपकी कंप्लीट नहीं है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा, मैं लिख लेती हूँ। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, अब देखिए पेप्टाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड या फ्रेशली प्रेसिपिटेड सब्सटेंस को कोलाइड में चेंज करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रेसिपिटेड सब्सटेंस इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स बाय द शेकिंग विद अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हमारे पास में अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रेसिपिटेट होता है, तो आप क्या करो, जैसे कि आपने सब्सटेंस लिया और वो आपके पास में क्या हो गया है, प्रेसिपिटेट हो गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, आयरन हाइड्रोक्साइड लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है कि आयरन हाइड्रोक्साइड का पीपीटी ले लिया। अब इस पीपीटी में मैं एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला देती हूँ। क्या कर देती हूँ, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाता है, कोलाइड पार्टिकल्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पीपीटी का यूज किया गया है, फ्रेशली प्रेसिपिटेट। तो पीपीटी से यहाँ पे पेप्टाइजेशन आया है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्या करा, आयरन हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें मैंने क्या मिला दिया है, इलेक्ट्रोलाइट। तो अब यहाँ पे सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि अगर आपने FeOH होल थ्राइस लिया है, ठीक है ना, अब इसे वाटर में मिलाओगे, अब साथ में मुझे क्या, एक इलेक्ट्रोलाइट, तो जो आयरन है ना, तो इसमें कॉमन मुझे चाहिए आयरन, तो यहाँ पे मैं क्या मिलाऊंगी, FeCl3। तो इसीलिए लिखा है कि FeOH होल थ्राइस पीपीटी विद FeCl3 सॉल्यूशन। जब आप इन्हें मिक्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, कोलाइड पार्टिकल मिल जाएंगे। तो हम कोलाइडल सॉल्ट बना रहे ना, तो पहले आपका जो आर्क मेथड था, बर्डेस आर्क मेथड, दूसरा आपका क्या है, पेप्टाइजेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रेसिपिटेट सब्सटेंस इनटू कोलाइड पार्टिकल बाय शेकिंग विद द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल है, पानी लो, जो भी पाउडर है मिलाया, पीपीटी बना, उसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, घुमा शेक कर दिया, तो आपका क्या बन गया, कोलाइड पार्टिकल बन गया। ये आपका पेप्टाइजेशन होता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि अगर मैं AgI को ले लूं, मतलब सिल्वर आयोडाइड को ले लूं और उसे AgNO3 के साथ में मिलाती हूँ, तो यहाँ पे मुझे AgI है ना, तो मुझे क्या चाहिए, कौन सा, तो कुछ कॉमन चाहिए, तो या तो मैं AgNO3 लूं या फिर मैं KI सोल्यूशन लूं। ठीक है ना, तो आपको पता है कि AgI का क्या बनेगा, आपको पीपीटी बनेगा। ठीक है ना, AgI आपके सोल्यूबल नहीं होता है, तो फ्रेशली आपने बनाया AgI पीपीटी, उसको या तो AgNO3 के साथ में मिला दो या KI को मिला दो,
और उसे क्या कर दो, शेक कर दो। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाता है कोलाइड पार्टिकल्स। क्लियर है, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया? एक सेकेंड, अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास में केमिकल प्रोसेस के थ्रू कैसे हो सकता है, जैसे केमिकल रिएक्शंस बाय केमिकल हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो बाय डबल डिकम्पोजिशन हम सॉल्व बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे AH2O3 की रिएक्शन मैंने H2S के साथ में करा दी, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बन जाता है, यहाँ पे मुझे सॉरी स्लाइड चेंज हो गई, हाँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे मुझे मिल जाता है आपको सोल, ठीक है। फिर बाय रिडक्शन, जैसे AuCl3 की रिएक्शन हमने करवाई, किसके साथ में, AuCl3 की रिएक्शन दिख रही है आपको, SnCl2 के साथ में कराई तो गोल्ड सॉल्व बन गया। बाय ऑक्सीडेशन Br2 की रिएक्शन H2S के साथ में करा दी तो सल्फर कोलाइडल सॉल्व मिल गया आपको। बाय हाइड्रोलाइसिस अगर FeCl3 की रिएक्शन H2 के साथ में कराई तो आपको क्या मिल गया, आयरन हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्व मिल गया। समझ में आती है बात? वही अभी जिसमें मैंने बताया था कि आपको पेप्टाइजेशन का ही एक प्रोसेस हो सकता है ये। तो बाय केमिकल आप इस तरह से कोलाइड सॉल्व बना सकते हो, कोलाइड्स बना सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास में प्यूरिफिकेशन। आप किस तरह से कोलाइड सॉल्व को या कोलाइड सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हो। तो जैसे कि आपने क्या, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमें निकालना है तो उस इलेक्ट्रोलाइट को अलग निकालने के लिए ही हमें इसे क्या करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन किया तो आपको प्योर कोलाइड सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो एक्सेस में हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट था वो अलग हो जाता है। तो प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलाइड सॉल्व 3 टाइप की होती है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और अल्ट्राफिकेशन। क्या क्या है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, डायलिसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस, ये 3 मेथड होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करते हैं। तीनों मेथड वन बाय वन देखते हैं। डायलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है। देखो डायलिसिस आपका बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपने कोलाइड सॉल्यूशन लिया, इस कोलाइड सॉल्यूशन को जस्ट लाइक क्या अपने चाय छानी है ना वैसे ही, लेकिन यहाँ पे आपके पास में जो छन्नी होती है वो स्पेशल टाइप की होती है। आप चाय तो छानते हो किसी से भी, अब उसके लिए भी आपको एक चाय छानने के लिए स्पेशल टाइप की एक छन्नी होती है ना, आप हर किसी छन्नी से नहीं छान सकते हो। तो वैसे कोलाइड सॉल्यूशन के लिए भी हमारे पास में एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। This is the process of separating the particles of the colloid from those of the crystalloids by diffusion of the mixture through a parchment paper or animal member। क्या लिखा, नहीं समझ में आया, कुछ मत समझो, कोलाइड सॉल्यूशन लो, कोलाइड सॉल्यूशन को एक दूसरे बीकर में डाल दो। लेकिन आप जब, जैसे सपोज कि मेरे पास में एक ये बीकर है, इस बीकर में मेरे पास में कोलाइड सॉल्यूशन था, अब इस कोलाइड सॉल्यूशन को दूसरे बीकर में डाल रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने लगा दी एक मेम्ब्रेन, पर्चमेंट या एनिमल मेम्ब्रेन, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, कोलाइड सॉल्यूशन को डाल दिया। तो यहाँ पे इधर रह जाएंगे आपके कोलाइड पार्टिकल्स, और बाकी जो नीचे एक्स्ट्रा चीज थी वो निकल जाएगी। सिंपल है, ठीक है ना। टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझ में आता तो अपनी देसी लैंग्वेज में समझो अच्छे से कि छान लो भाई और कुछ मत करो, ठीक है। समझ में आ गया, बोर हो रहे होंगे ना, कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट, अब आपने उसको छान लिया, छानने के बाद क्या, आपने वो बनाया, घर पे देखा होगा पनीर बनाना या फिर श्रीखंड बनाते हैं, तो आप क्या करते हो, दही डालते हो कपड़े में और उस कपड़े को बहुत टाइट बांधते हो और लटका देते हो, ठीक है ना। तो जब आपने कोलाइड सॉल्व को उस पेपर में से या उस मेम्ब्रेन में से जब आपने पास किया, तो आपके पास में पूरा कोलाइड तो क्या हो गया, उस मेम्ब्रेन में इकट्ठा हो गया। अब उस मेम्ब्रेन को आपने निचोड़ दिया है और टांग दिया। जैसे कि आप पनीर बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, दूध लेते हैं, दूध को नींबू डालते हैं गरम, थोड़ा ठंडा होने के बाद में तो फट जाता है, फटने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं, ठीक है ना। एक कपड़े से, महीन कपड़े से छान लेते हैं। छानने के बाद में फिर हम उसे क्या करते हैं, टाइट ऐसे निचोड़ते हैं और उसको लटका देते हैं। बस यही पूरी प्रोसेस है आपके डायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ द रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, बकवास लिख रखी है सब। द प्रोसेस ऑफ द
Reducing the impurities to the minimum desired level is called purification. नहीं, कुछ भी नहीं है, बस डायलिसिस जैसे हम पढ़ रहे हैं क्या, प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन कैसे करना है, या तो डायलिसिस करो या फिर आप क्या करो, इलेक्ट्रोडायलिसिस करो या फिर आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करो। तो यहाँ पे मेरे पास में डायलिसिस में क्या था कि आपने सॉल्ट को, कोलाइड सॉल्ट को लिया, वो जो पेपर था पर्चमेंट पेपर था, उसे आपने निचोड़ के टांग दिया। अब देखो ये वाली जो प्रोसेस आपकी हुई ना, इसमें आपको टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। जैसे कि अपन ने पनीर बनाने के लिए भी क्या करते हैं, रात भर टांग के रखते हैं। अब अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट तो है, मुझे इलेक्ट्रोलाइट की गंदगी हटाना है, मैं यूं बोलूं, तो अगर मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं या फिर मैं इलेक्ट्रोड्स लगा दूं, तो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर भाग जाएंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस है उसी बेस्ड ऑन है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस, तो इस मेथड में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो आपने मेम्ब्रेन को टांगी थी ना, ये जो मेम्ब्रेन आपकी पूरी इस तरह से टंगी थी, उसके आसपास हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो आयंस का क्या हो जाता है, मूवमेंट होता है। तो वो प्लस, अगर सपोज कि आपके पास में FeCl3 एक्स्ट्रा था, अपन ने FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो आपके पास में अगर ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है ना, तो हमारे पास में क्या होगा, Cl इधर से भाग जाएंगे और Fe, तो जो डायलिसिस है या प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टू इलेक्ट्रोड, जो मैंने आपको हिंदी में समझाया है उसे ही आप समझ लीजिए। ये क्या होती है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक तो अपना नॉर्मल फिल्ट्रेशन होता है और एक आपका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से एक ऐसी छन्नी लगाना, अल्ट्रा बिल्कुल एकदम, है ना, जिसमें बहुत स्पेसिफिकली उसके लिए बनाई गई हो। तो ये देखिए आपकी अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ये, अरे भाई मन से क्यों आगे खसक गया, ये है हमारा क्या, एक सेकंड, है ना, स्लाइड्स आगे चली गई है। प्रीवियस चाहिए मुझे, प्रीवियस चाहिए, अभी भी मुझे प्रीवियस चाहिए। इस बहाने आपको ये समझ में आएगा कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एनीवेज देखिए, ये है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर। ये जिलेटिन का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, जिलेटिन का बना हुआ रहता है। डायलिसिस में किसका बना हुआ था, पर्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन हुआ करती थे। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड फ्रॉम दोज ऑफ द क्रिस्टलाइड्स बाय फिल्ट्रेशन थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या है, जिलेटिन का बना हुआ ये है। तो ये आपका प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट खत्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें, अब देखिए इनमें कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी होगी। तो आपने देखा कि अगर आपका ट्रू सॉल्यूशन है और या आपका कोलाइड सॉल्यूशन है, ये अपन ने बचपन में भी, बचपन में मतलब 10th में पढ़ा है यार, है ना, ठीक है। तो आपके पास में अगर ट्रू सॉल्यूशन है और ट्रू सॉल्यूशन में से अगर मैं लाइट को पास कराती हूँ, तो हम कैन वी सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन, नहीं, हम कोई पाथ नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ट्रू सॉल्यूशन लिया और उसमें से लाइट पास करते हो, तो हम देख सकते हैं क्या पाथ को, नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कोलाइड सॉल्यूशन में से अगर लाइट पास करते हैं, तो रिप्लेसिंग ट्रू सॉल्यूशन विद कोलाइड सॉल्यूशन, तो पाथ बिकम विजिबल। आपने क्या करा कि यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन लिया, लाइट को पास किया, तो आपको पाथ नहीं दिखाई दिया, लेकिन आपने ट्रू सॉल्यूशन को रिप्लेस कर दिया किससे, कोलाइड सॉल्यूशन से, तो आपको पाथ दिखाई दिया। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और ये किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ कोलाइड पार्टिकल की, ठीक है ना। लाइट क्या करती है, कोलाइड पार्टिकल को स्कैट कर देती है। तो टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है, ऑकर्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइड पार्टिकल क्या कर देते हैं, उस लाइट को स्केटर्ड कर देते हैं। तो ये चीज आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में, जैसे लाइट से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या बोला है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। टिंडल इफेक्ट याद आ गया, टिंडल इफेक्ट कि अगर आप कोलाइड पार्टिकल में से, सॉरी कोलाइड सॉल्यूशन में से
लाइट को पास करते हो तो पाथ आपका क्या होता है, विजिबल हो जाता है। और इसका रीजन क्या है कि जो आपके कोलाइट पार्टिकल्स हैं वो लाइट को फैला देते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, काइनेटिक प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बाद में हमारी क्या आती है, काइनेटिक प्रॉपर्टी। देखो कुछ नहीं है, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, इसलिए इसे ना ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। अगर हम देखें कि पानी में आप पोलन ग्रेन डाल दो, क्या डाल दो, एक मतलब एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको इसको ब्राउनियन मोशन को समझाने के लिए। तो जैसे ही हम पोलन ग्रेन डालते हैं ना, वो पोलन ग्रेन इधर उधर यहाँ वहां ऐसे भागने लगते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन भी बोलते हैं। तो व्हेन कोलाइड सॉल्यूशन was observed under microscope, the colloid particle undergoes caseless random motion in all direction over a large area। इसी को क्या बोला, इसे किसने ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसे ब्राउनियन मोशन कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, और ब्राउनियन मोशन क्या है, या कोलाइड सॉल्यूशन किस टाइप का मोशन रखते हैं, तो जिगजैग मोशन या फिर ब्राउनियन मोशन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट्स व्हाई ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। तो कोलाइड सॉल्यूशन को जब देखा गया है माइक्रोस्कोप से, तो कोलाइड पार्टिकल आपके क्या होने लगे, रैंडमली इधर उधर मोशन करते हैं ओवर द लार्ज एरिया। दिस मोशन ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। वेरी सिंपल, ठीक है ना, ऐसे ऐसे भागते हैं ये जिगजैग मोशन में, तो इसलिए इसे जिगजैग मोशन भी बोलते हैं। याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज जिगजैग मोशन। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज जिगजैग मोशन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं।